हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राज नायक है और इनोविक इंडिया के ई लर्निंग सेशन के इस वीडियो में हम लोग पीएलसीज के बारे में जानेंगे। ये पीएलसी का लेक्चर है, जनरलाइज लेक्चर है। जितने भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं पीएलसी से रिलेटेड, वो सारा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन तो आपको तभी मिल पाएगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, इससे आपको लगे कि ऑटोमेशन से रिलेटेड, पीएलसी से रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव है और मुझे आगे भी इस तरीके के वीडियो बनाने चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि पीएलसी क्या है और क्यों हमें इंडस्ट्री में इसके यूज करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और कौन कौन से टर्म्स हैं जो पीएलसी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि पीएलसी किस तरीके से डेवलप हुआ, सबसे पहले कौन सी कंपनी है जो इसे पीएलसी बनाया, और आगे किस तरीके से अलग अलग कंपनियों ने पीएलसी को डेवलप किया, और क्या क्या होता है पीएलसी में, किस तरीके से इनपुट आउटपुट्स वगैरह हैं। दूसरा, हम पीएलसी को डिफाइन करना सीखेंगे सबसे पहले। इसके बाद की इंट्रोडक्शन हमने जान लिया कि पीएलसी क्या है, फिर पीएलसी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ताकि इंटरव्यू वगैरह में जब आपसे पूछा जाए कि क्या है पीएलसी, जस्ट डिफाइन पीएलसी, देन आपको कोई दिक्कत ना हो। देन आफ्टर पीएलसी के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इससे इनपुट हम जोड़ते हैं, फील्ड इनपुट को किस तरीके से अटैच करते हैं, आउटपुट को किस तरीके से रखते हैं, सीपीयू क्या है और किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर क्या है पीएलसी का। फिर पीएलसी में एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है सॉफ्टवेयरिंग, वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देन आफ्टर पीएलसी एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे कि पीएलसी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या फायदे हैं पीएलसी इस्तेमाल करने के। देन आफ्टर बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मींस पीएलसी में कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी या आर्किटेक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनका हम लोग एक एक कंपोनेंट का, एक एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन देखेंगे यहाँ पे। फिर एक टर्म होता है स्कैन साइकिल और स्कैन टाइम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और कितने टाइप के पीएलसी इंडस्ट्री में अवेलेबल है वो जानेंगे हम लोग। हाँ, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज यूज करते हैं हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग में, तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। देन आफ्टर की फील्ड में, अब देखो जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो फील्ड में भी वो इक्विपमेंट्स मौजूद होंगे, उनके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो किस तरीके से अलग अलग फील्ड या इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट को पीएलसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ किस तरीके से अटैच करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देन आफ्टर जो कॉन्टेक्ट फील्ड में होंगे प्रोग्राम में, उनका बिहेवियर कैसे डिसाइड हम करते हैं कि किस तरीके से फील्ड जो है कॉन्टेक्ट, जो फील्ड में एनओ लगा है, एनसी लगा है, वो कैसा बिहेव करेगा, उसके बारे में जानते हैं। और आफ्टर दैट पीएलसी वायरिंग, पीएलसी जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होते हैं, पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल स्पेशली, उसकी वायरिंग किस तरीके से होती है, उसमें सोर्सिंग और सिंकिंग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। और फाइनली हम लोग रिडंडेंसी, बैकअप कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो ये काफी सारे टॉपिक्स हैं पीएलसी में, नॉर्मली इसी तरीके के सारे टॉपिक्स हैं जो होते हैं। तो एक एक टॉपिक हम लोग डीप में जाके, ये मेन टॉपिक्स हैं, इसके अंदर सब टॉपिक्स भी होंगे काफी सारे, तो डीपली हम लोग एक एक टॉपिक को ध्यान में रखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि इंट्रोडक्शन, की क्या है पीएलसी हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले 1960s में एक कंपनी थी, नाम था बेडफोर्ड। बेडफोर्ड ने क्या किया कि एक डिवाइस बनाया जिसमें हम डिजिटल कंप्यूटिंग कर सकते थे, डिजिटल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते थे। मतलब जैसे एक रिले है, कोई वर्क अगर आपको डिजिटल कराना है परफॉर्म, तो रिले के थ्रू इससे पहले हम लोग कराते थे। तो एक रिले है, उसने एक वर्क को परफॉर्म कराया, दूसरा रिले दूसरे वर्क को। लेकिन अगर 10-15 रिले का काम एक ही डिवाइस करने लगे तो चीजें काफी आसान हो जाती थी। तो बेडफोर्ड ने क्या किया, एक ऐसा ही डिवाइस बनाया जो डिजिटल कंप्यूटिंग करता था। ठीक है, और इसका नाम उन्होंने रखा मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर, और शॉर्ट फॉर्म में इसका एक्रोनॉमी जो है वो हो गया मॉडिकॉन। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मॉडिकॉन ने सबसे पहले पीएलसी डेवलप किया है, तो वो गलत है। मॉडिकॉन जो है वो बेडफोर्ड ने पहली बार पीएलसी बनाया था और इसी का नाम था मॉडिकॉन। बाद में क्या हुआ कि इसको एक जनरलाइज कर दिया गया और स्पेशल पर्पस के लिए एक कंपनी, एक जो है कंपनी डेवलप कर दी जिसका नाम मॉडिकॉन रख दिया गया, कि ब्रेडफोर्ड जो भी इलेक्ट्रिकल सेक्टर में वर्क करेगी वो सब मॉडिकॉन के नाम से, और आज हम उस कंपनी को मॉडिकॉन के नाम से जानते हैं। बट मॉडिकॉन जो थी वो पहला डिजिटल कंट्रोलर था इस तरीके का, जिस तरीके का पीएलसी है। बाद में दूसरी कंपनियां भी थी जिन्होंने ढेर सारे अलग अलग
डिवाइस बना इसी तरीके के, और उनका नाम उन्होंने रखा पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसी टाइप के डिवाइसेस जो बने थे, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर का जैसा कि पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसने रिप्लेस किया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसने क्या किया, रिलेज को रिप्लेस किया। क्यों? क्योंकि रिले जो काम अकेले इंडिविजुअली कर सकता था, ढेर सारे रिले की जरूरत होती, तो 10 से 20 25 रिलेज के वर्क को अकेला ये एग्जीक्यूट करा लेता था। एक ही पीएलसी है, उसने ढेर सारे रिले के वर्क को एग्जीक्यूट करा लिया, तो ये काम आसान हो गया। तो इसलिए कहते हैं, बहुत सारे लोग से आप सुनोगे कि पीएलसी ने क्या किया कि रिले को रिप्लेस किया। बट आगे और भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। शुरुआत में सिर्फ डिजिटल वर्क करते थे ये, बट आगे एनालॉग और डिफरेंट टाइप के प्रोसिक्वेंशियल और ढेर सारे प्रोसेसेज को ये एग्जीक्यूट करने लगे, सिर्फ डिजिटल तक लिमिटेड नहीं रहे। अब अगला आता है कि किस तरीके से दिखता है ये पीएलसी, कैसा होता है पीएलसी। सिंपली कोई भी कंट्रोलर जिस तरीके का है, उसमें पावर सप्लाई होंगे, इनपुट होगा, आउटपुट होगा, प्रोग्रामिंग मोड होगा, उसी तरीके से है। यहाँ आप देखोगे कि ये जो है वो पीएलसी में सारे इनपुट मॉड्यूल हैं, X1 X2 X3 जो ये दिख रहे हैं आपको, ये कॉमन पोर्ट्स है। सिग्नल का फ्लो जो है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें वायरिंग में। तो उसके लिए कॉमन पोर्ट्स है, और ये आपके इनपुट मॉड्यूल है। ये वैसे ही यहाँ Y1 Y2 Y3 करके आपका जो है ये आउटपुट मॉड्यूल है, और ये इसका कॉमन है। प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग पोर्ट है। ये L1 और L2 जो है वो पावर सप्लाई के लिए है। तो पीएलसी किसी भी तरीके से हो, आगे हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूलर होता है, कॉम्पैक्ट है, बट फिलहाल किसी भी तरीके का पीएलसी, उनमें ये चीजें होंगी ही। इनपुट मॉड्यूल होगा, पावर सप्लाई होगा, प्रोग्रामिंग मोड होगा, और सीपीयू होगा। ये सारी चीजें इसमें होती ही हैं। तो पीएलसी जो है वो इनपुट टर्मिनल को कंटेन करता है, आउटपुट टर्मिनल करता है, पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है इसमें, और प्रोग्रामिंग के लिए प्रोग्रामिंग पोर्ट है। जो प्रोग्राम आप इसमें डालोगे उसके अकॉर्डिंग जो फील्ड से इनपुट आ रहा है उसको एग्जीक्यूट करेगा ये, और सीपीयू में, और देन आफ्टर ये आउटपुट को पास करेगा। यही प्रोसेस होता है। जो भी इनपुट आ रहा है उसको रीड करना, उसको एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, और देन आफ्टर आउटपुट मॉड्यूल को पास कर देना। यही पीएलसी का रेगुलर प्रोसेस है, यही वर्क है। तो इसी टाइप के वर्क को ये एग्जीक्यूट कराता है। इनिशियली ये डिजिटल वर्क को एग्जीक्यूट करा रहा था, बट अब ये एनालॉग और अलग अलग प्रोसेसेस को भी एग्जीक्यूट कराता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था पीएलसी का। अब सवाल आता है कि अगर मैं इंटरव्यू में गया और मुझसे पूछा गया कि भाई व्हाट इज पीएलसी, जस्ट डिफाइन पीएलसी, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा। देखो, दुनिया में किसी भी चीज को जब डिफाइन करना हो तो दो तरीके की चीजें होती हैं हमेशा। अब जैसे क्या है, पहला हमने क्या किया कि खुद से रट लिया डेफिनेशन, दूसरा हमने क्या किया, खुद से डिफाइन किया। अब दोनों ही तरीके से, जो आपने रटा है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, जो आपने खुद से डिफाइन किया है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो कभी भी, जैसा मैंने स्कैडा के लेक्चर में भी अपने बताया था, ऑटोमेशन के लेक्चर में भी बताया था, कि आपका डेफिनेशन, जो आपने टर्म्स यूज किए हैं, डिफाइन किया है, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, या जो कहीं से डेफिनेशन किसी टीचर ने या गूगल से आपने जो है वो डेफिनेशन रट लिया है, वो सही है या नहीं है, जानने के लिए दो क्वेश्चंस पूछो आप उस डेफिनेशन से या अपने आप से। पहला, व्हाट इज दैट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, और दूसरा, हाउ दैट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी वर्क। तो यहाँ हम लोग बात पीएलसी की कर रहे हैं, तो पहला सवाल यही आता है कि व्हाट इज पीएलसी, और दूसरा, हाउ पीएलसी वर्क्स। अगर इन दो सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं तो आपका डेफिनेशन अप्रोप्रिएट है। और अगर ये जवाब नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये जवाब मेरे डेफिनेशन में नहीं है, तो उस डेफिनेशन को भूल जाओ फिर, ठीक है, क्योंकि वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे सबसे पहले पीएलसी क्या है। तो इतने डिस्कशन में हम लोग समझ गए कि पीएलसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, एक कंट्रोलर है, ठीक है, ये कंप्यूटर टाइप का डिवाइस है, ये इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है। इतने डिस्कशन में अभी तक जो हमने पहले इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया, उससे हमें ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस ये कंट्रोलर है, पीएलसी टाइप का कंट्रोलर है, जो क्या करता है, जो भी काम कंप्यूटर हमारे डेली लाइफ में करता है, वो सारे के सारे वर्क ये एग्जीक्यूट कर सकता है। तो एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इज एक कंप्यूटर टाइप डिवाइस यूज टू कंट्रोल इक्विपमेंट इन एन इंडस्ट्रियल फैसिलिटी। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसको, इक्विपमेंट को, फील्ड इक्विपमेंट को। अब कंट्रोल करने का मतलब, कंट्रोल करने का मतलब जो भी आउटपुट चाहिए, जो रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए फील्ड इक्विपमेंट को, वो अचीव करने में वो उसकी मदद करता है, वो उसको अचीव कराता है, जो रिक्वायर्ड आउटपुट है, जो डिजायर्ड वैल्यू है उसको। और ये समझने के लिए डिजायर्ड आउटपुट, रिक्वायर्ड वैल्यू, इसके लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियोज देखने पड़ेंगे, उसमें हमने काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन किया है। अब पीएलसी जो है वो काफी आसान भी है, यूजर फ्रेंडली है, इसकी प्रोग्रामिंग आसान है, इसकी वायरिंग आसान है। जैसे पीएलसी से पहले जितने भी कंट्रोलर थे, चाहे माइक्रो कंट्रोलर हो, ऑन ऑफ कंट्रोलर हो, न्यूमेटिक कंट्रोलर्स हो, इनकी वायरिंग काफी टफ होती थी। बट पीएलसी में नॉर्मल हाउस वायरिंग की तरह आप वायर जो है वो इजीली कनेक्ट कर सकते हो। इसकी प्रोग्रामिंग बाकियों की जो है वो टेक्स्ट बेस्ड होती थी, असेंबली लैंग्वेज में होती थी। बट इसमें जो है ये प्रोग्रामिंग जो है आपकी
वो लैडर डायग्राम, एफबीडी, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, इन सब में होती है, जो ग्राफिकल होते हैं, तो काफी आसान होता है। और प्रोसेसिंग के लिए से माइक्रो प्रोसेसर है, जिसके साथ हमें डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करना है, उसके इनपुट मॉड्यूल के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल जाता है। तो चीजें जो है वो काफी आसान होती हैं। तो ये यूजर फ्रेंडली माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है। ये बिल्कुल कंप्यूटर ही है जैसा कि हमने देखा, बट ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है, इसलिए हम लोग इसे इंडस्ट्रियल कंप्यूटर भी बोलते हैं। अब एक्चुअल फील्ड क्या है, आपने देखा कि इनपुट मॉड्यूल है पीएलसी में, कि फील्ड से इनपुट आ रहा है, जो इनपुट मॉड्यूल को मिल रहा है प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर है, और देन आफ्टर आउटपुट मॉड्यूल है। मतलब इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल जो है वो कनेक्टेड हैं, और इनपुट मॉड्यूल फील्ड इनपुट डिवाइस से कनेक्टेड है, आउटपुट मॉड्यूल फील्ड आउटपुट डिवाइस के। ये फील्ड से इनपुट आ रहा है और वो पास कर दे रहा है फील्ड आउटपुट डिवाइसेस के पास। तो ये क्या है, फील्ड इनपुट डिवाइस और फील्ड आउटपुट डिवाइस के बीच का जो है इंटरफेस है। ये कुछ नहीं करता, फील्ड से आए हुए इनपुट को रीड करता है और उसको एग्जीक्यूट करके अप्रोप्रिएट आउटपुट दे देता है। और टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि ये क्या है, इट बिहेव्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन फील्ड इनपुट डिवाइस एंड फील्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये तो बात होगी क्या है पीएलसी। अब कैसे काम करता है पीएलसी, अब ये भी इस डिस्कशन में क्लियर हो गया है कि फील्ड से जो इनपुट आता है उसको रीड करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है सीपीयू के थ्रू, प्रोसेसर के थ्रू, मेमोरी में जो स्टोर्ड है प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग, और देन आफ्टर आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू फील्ड आउटपुट डिवाइस को आउटपुट दे देता है। तो वही चीज है कि ये पीएलसी एन इंडस्ट्रियल कंप्यूटर दैट रीड्स द इनपुट ऑफ ए प्रोसेस and make decision based on the programmed logic to कंट्रोल द आउटपुट ऑफ ए प्रोसेस। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो क्या है पीएलसी और क्या करता है ये पता चल गया। अब पीएलसी के स्पेसिफिकेशन होता है, बाकी जो भी कंट्रोलर उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइप के प्लांट में यूटिलाइज होते हैं, बट पीएलसी में ऐसा नहीं है। इसको आप किसी भी प्रोसेस के साथ यूटिलाइज कर सकते हो, किसी भी प्लांट में यूटिलाइज कर सकते हो, छोटे से छोटे प्लांट में काम यूज कर सकते हो, बड़े से बड़े प्लांट में यूटिलाइज कर सकते हो। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ, आप पढ़ सकते हो कि द काइंड ऑफ इक्विपमेंट दैट पीएलसी कैन कंट्रोल आर एज वेरिएज एज इंडस्ट्रियल फैसिलिटी देमसेल्व्स। ठीक है, like utility plant, batch control application, chemical processing, conveyor systems, food processing, etc। ठीक है, तो ये है हमारा पीएलसी का डेफिनेशन। तो इस तरीके से हम लोग जान गए कैसा है पीएलसी, और पीएलसी जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, कि आप इसमें देख सकते हो ये प्रोसेसर है हमारा पीएलसी का, ये इनपुट मॉड्यूल है, ये आउटपुट मॉड्यूल है। इनपुट मॉड्यूल है जो फील्ड इनपुट डिवाइसेस लाइक स्विचेज, सेंसर्स, इन सब से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अलग अलग पुश बटन्स हैं यहाँ पे। और जो आउटपुट मॉड्यूल है वो अलग अलग, जैसे मोटर्स हैं आपके, लाइट्स, इंडिकेटर्स हैं आपके, और भी एक्चुएटर्स वगैरह, उन सब से कनेक्टेड हैं। और ये जो है प्रोसेसर, जो फील्ड में प्रोग्रामर आपका प्रोग्रामिंग डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, इनसे ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये पूरा पीएलसी का जो है आपका आर्किटेक्चर है, जो हम लोग समझ सकते हैं कि पीएलसी किस तरीके से काम करता है। या पीएलसी फील्ड से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस होता है, और फिर फील्ड को आउटपुट दे देता है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि सॉफ्ट वायरिंग क्या है। अब जैसे आपने देखा कि पीएलसी फील्ड से इनपुट लेता है, पीएलसी जो है वो सीपीयू में जो प्रोग्राम स्टोर्ड है उसके अकॉर्डिंग काम करता है और फील्ड को आउटपुट दे देता है। तो अगर आपको नॉर्मल वे में कोई काम करना हो, ठीक है, नॉर्मली आपको रिले के थ्रू या कोई स्विच के थ्रू आपको आउटपुट को हाई कराना, कोई मोटर को हाई कराना, जस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि स्विच से मैंने मोटर को हाई कराना है, तो एक स्विच से एक मोटर को मैंने हाई करा दिया, स्विच को मोटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया, या कॉन्टेक्टर लगाए और उसके थ्रू मोटर को कनेक्ट किया हुआ है। तो उसके लिए वायरिंग की जरूरत होगी। दूसरा मोटर लगाना है, दूसरे स्विच से दूसरा मोटर लगाया, तीसरा मोटर लगाना है, तीसरे स्विच से। तो ये हमें फिजिकली एक एक चीज मुझे चाहिए होगा। अगर मुझे इसमें टाइम डिले प्रोवाइड करना है तो मुझे फिजिकल टाइमर चाहिए होगा। बट यही काम अगर मैं पीएलसी के थ्रू करूँ तो क्या करूंगा, मैं स्विच को पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल से जोड़ूंगा और मोटर को पीएलसी के आउटपुट मॉड्यूल से कॉन्टेक्टर के थ्रू अटैच करूंगा। अब बट बीच में प्रोग्रामिंग होगी, अगर मुझे टाइम डिले देना होगा तो मैं टाइमर का प्रोग्राम कर लूंगा। अगर मुझे टाइम डिले का, अगर मुझे कुछ काउंट करना है तो काउंटर का जो भी प्रोग्राम करना है वो मैं प्रोग्राम कर लूंगा। एक मोटर या 10 मोटर भी होंगे तो 10 इनपुट्स के साथ 10 मोटर अटैच कर दूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा पीएलसी में, और पीएलसी में जो ये मैं प्रोग्राम करता हूँ एक्चुअल में क्या है, वो वायरिंग है।
ठीक है। और इसी टाइप को वो हमें दिखाई नहीं देता, वो फिजिकल वायरिंग नहीं है। उसके कारण क्या हो रहा है कि मेरा पैनल जो है वहाँ की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो वायरिंग थी, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हार्ड वायर्ड कंट्रोल में क्या होता था, पैनल्स हमारे कॉम्प्लेक्स हो जाते थे। उस कॉम्प्लेक्सिटी को इसने दूर किया है, वो सारा का सारा वायरिंग आपके प्रोग्राम में हो जाता है। आप 1000 रंग का प्रोग्राम कर रहे हो, तो जो फील्ड में आपकी वायरिंग कॉम्प्लेक्स हो सकती थी वो नहीं हुई। फील्ड में काफी सारे हार्डवेयर था जो हम इस्तेमाल करते थे, जैसे टाइमर, काउंटर्स, इस टाइप के, वो उन सब की जरूरत खत्म हो गई, वो हम प्रोग्राम के थ्रू ही करने लगे। तो एक ही कंट्रोलर के थ्रू हमने ये काम कर लिया। लेकिन इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है, इसी टाइप के प्रोग्रामिंग को हम सॉफ्ट वायरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से क्या है। इन ए ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम ऑल कंट्रोल डिवाइसेज आर वायर्ड डायरेक्टली टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू हाउ द सिस्टम इज सपोज टू ऑपरेट। इन ए पीएलसी सिस्टम हाउएवर द पीएलसी replaces the wiring between the devices through प्रोग्रामिंग। जो प्रोग्रामिंग है, दैट्स व्हाई ये प्रोग्रामिंग को हम लोग सॉफ्ट वायरिंग कहते हैं। तो सॉफ्ट वायरिंग अगर कोई कहे कि हमने किया है या सॉफ्ट वायरिंग टर्म क्या है, तो उन्हें हम क्लियर कर सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग होती है पीएलसी में, जो हार्डवेयर मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच जो एक तरीके का कनेक्शन है कंट्रोलर के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज सॉफ्ट वायरिंग। क्लियर। तो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा? नेक्स्ट टर्म है पीएलसी से क्या फायदे हो सकते हैं, क्या एडवांटेज है। ये एक जनरल सी चीज है कि पीएलसी जो हाई रिलायबल डिवाइस है, ठीक है, इंडस्ट्री में जब हम यूज करते हैं तो इसकी रिलायबिलिटी काफी हाई होती है। ये काफी स्मॉल साइज का होता है, जितने भी सिलिकॉन चिप बेस्ड डिवाइसेज हैं, जितने भी माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिवाइसेज का साइज कम होता है। ये कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी रखता है, किसी भी टाइप के प्रोसेस को ये कंप्यूट कर सकता है, एनालॉग, डिस्क्रीट, कुछ भी हो, इसको ये एग्जीक्यूट कर सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव है ये काफी। जितने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट इसमें होते हैं उसके रेशियो में अगर आप कंपेयर करें तो ये बाकी कंट्रोलर से काफी बेहतर होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और ये कहीं भी किसी भी प्लांट में, चाहे सीमेंट प्लांट हो, केमिकल प्लांट हो, हार्श इन्वायरमेंट हो, पावर प्लांट हो, जहां नॉर्मली काम करना मैनुअली पॉसिबल नहीं है, वहां भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्सपेंडेबिलिटी है, या आप इसको अपनी जरूरत के हिसाब से, आज आपके पास 500 इनपुट आउटपुट है फील्ड में तो आप यूज कर रहे हो, अगर 700 इनपुट आउटपुट भी हो गए तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, एक्सपेंडेबल है ये। ठीक है, तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, और भी काफी सारे एडवांटेजेस, बट दीज आर मेजर एडवांटेजेस। ठीक है, दैट्स वाई पीएलसी की हाईली रिलायबल है, ये कैपेबिलिटी इसकी हाई है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, हार्श इन्वायरमेंट में काम कर सकता है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां मैनुअली वर्क पॉसिबल नहीं, वहां पीएलसी के थ्रू आप वर्क एग्जीक्यूट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपेंडेबल है। ये नहीं कि आपने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट फील्ड में हाई हो गया तो आपको पीएलसी चेंज करने की जरूरत है, नहीं। अगर आपके पीएलसी जो है वो, आप उसके इनपुट आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो, एक्सपेंडेबल भी आते हैं। तो ये सारे पीएलसी के एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये पीएलसी पैनल दिखता है हमारा, कि यहाँ पीएलसी लगा है, उसकी वायरिंग की हुई है। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड है कॉन्टेक्टर्स वगैरह के थ्रू, और फील्ड से इनपुट आ रहा है। तो ये सारा प्रोसेस है पीएलसी का, और प्रोग्रामिंग करने के लिए हमने, हमारे पास प्रोग्रामिंग डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पीएलसी किस तरीके का दिखता है। अगर मैं पीएलसी की बात करूं, अगर एक मॉड्यूलर पीएलसी की बात करूं, दो टाइप्स के होते हैं, तो नॉर्मली जिन कार्ड बेस्ड पीएलसी की बात करूं तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे द फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है पावर सप्लाई, कि सबसे पहले किसी भी चीज को चाहिए होता है पावर सप्लाई। वन बाई वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रोसेसर। थर्ड वन इज कम्युनिकेशन कार्ड, मतलब कम्युनिकेशन मॉड्यूल होता है इसका। फिर डिजिटल डीआईडी और डिजिटल इनपुट मॉड्यूल है, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है, एनालॉग इनपुट एआई है, एओ है। ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर भी हैं, वो इनके पार्ट्स में आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो वन बाई वन देखते हैं। पहला जो मॉड्यूल है वो है पावर सप्लाई। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे अलग अलग मॉड्यूल्स का नाम है कि कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं पीएलसी के। द फर्स्ट वन इज पावर सप्लाई, देन प्रोसेसर, देन इनपुट आउटपुट कार्ड्स, डीआईडीओ, एआईओ, देन कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। और कम्युनिकेशन मॉड्यूल को सपोर्ट करने के लिए हमें कम्युनिकेशन मीडिया की जरूरत होती है, जैसे केबल्स वगैरह है, वायरलेस है, वायरलेस की जरूरत होती है, या प्रोटोकॉल्स की, कुछ रूल्स की भी जरूरत होती है। ठीक है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है प्रोटोकॉल्स। और फाइनली प्रोग्रामिंग डिवाइसेज एंड सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर के तो काम होगा नहीं, पीएलसी में प्रोग्रामिंग होती है तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, और उन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू, सॉफ्ट वायरिंग के थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम सॉफ्ट वायरिंग नहीं कर पाएंगे, और प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये 6 अलग अलग कंपोनेंट्स है पीएलसी का, जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है पावर सप्लाई। पीएलसी का जो है ये आर्किटेक्चर है, इसमें आपको ये सारा चीज दिखेगा कि पावर सप्लाई है, आपका सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट मॉड्यूल है, आउटपुट मॉड्यूल है,
तो हम लोग देखते हैं पावर सप्लाई के बारे में। क्या है ये पावर सप्लाई? या पीएलसी जो फील्ड से इनपुट आ रहा है वो आपके पास क्या है? 230 वोल्ट हो सकता है, 120 वोल्ट एसी हो सकता है, 125 वोल्ट एसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी वैल्यू है फील्ड से, उसको हम कनेक्ट करते हैं पावर सप्लाई के साथ। और पावर सप्लाई का काम है कि पीएलसी के और जितने भी डिवाइसेज हैं, जैसे इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल है, सीपीयू है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, इनको भी पावर सप्लाई की जरूरत होती है। तो इन्हें अप्रोप्रिएट पावर सप्लाई की, जो डिवाइसेज हैं आपके वो 24 वोल्ट से चल रहे हैं, उसको 24 वोल्ट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दे। जो डिवाइस +5 वोल्ट से रन हो रहा है उनको +5 वोल्ट, मतलब जिसको जो पावर सप्लाई चाहिए वो पावर सप्लाई जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसको तो अलग अलग है, आउटपुट मॉड्यूल है तो आउटपुट मॉड्यूल को जो पावर सप्लाई अलग अलग डिवाइसेस को चाहिए, और ये सारे कनेक्टेड होते हैं। पावर सप्लाई को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ ये क्लियरली लिखा है, द पावर सप्लाई कन्वर्ट फैसिलिटी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज सच एज 230 वोल्ट एसी, 120 वोल्ट एसी, 125 वोल्ट डीसी टू सिग्नल लेवल वोल्टेज यूज्ड बाय द पीएलसी प्रोसेसर एंड अदर मॉड्यूल्स। द पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू एसी मेंस फॉर द सप्लाई वोल्टेज, ये एसी मेंस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। द आउटपुट ऑफ द पावर सप्लाई इज ए डीसी वोल्टेज, ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट करके आगे पास करता है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप मॉड्यूलर पीएलसी में जाओगे तब तो आप डायरेक्टली सप्लाई दे सकते हो, लेकिन कॉम्पैक्ट पीएलसी में आप डायरेक्टली सप्लाई नहीं दे सकते। तो कॉम्पैक्ट पीएलसी में जब आपको सप्लाई देना होगा तो क्या करते हैं हम लोग, हमें एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत होती है, जिसे हम स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं, जिसका काम होता है कन्वर्ट करके देना। ठीक है। तो ये पावर सप्लाई की पूरी कहानी है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है? जब अगर कंप्यूटर की बात करें तो प्रोसेसर जो है वो अलग होता है और मेमोरी अलग होता है। बट पीएलसी के केस में प्रोसेसर जो है वो दैट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी। ठीक है। क्या है ये? कॉम्बिनेशन है सीपीयू का और मेमोरी का, दोनों को एक साथ अगर हम बोलना चाहें तो उसे प्रोसेसर कह सकते हैं। जो भी फील्ड से इनपुट आ रहा है, ठीक है, जो भी इनपुट आ रहा है उसको एग्जीक्यूट करने का काम और फिर आउटपुट मॉड्यूल को आउटपुट देने का काम, मीन्स टोटल जो कंट्रोल प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने का काम सीपीयू करता है। और सीपीयू जो है वो फील्ड के डेटा को, सॉरी, मेमोरी जो है वो फील्ड के डेटा को और प्रोग्राम को, दोनों को स्टोर करने का काम करता है। कि फील्ड में क्या डेटा है इसको स्टोर करना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट होना है, या जो प्रोग्राम आपने किया हुआ है इसको स्टोर करने का काम जो है वो पीएलसी मेमोरी का होता है। तो मेमोरी और सीपीयू का जो कॉम्बाइंड प्रोसेस है दैट इज नोन एज प्रोसेसर। ठीक है। तो ये जितने भी काम हैं जो हो रहे हैं उसको स्टोर करने का काम सीपीयू का होता है। तो प्रोसेसर का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो है अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करें, कंप्यूटर के रेफरेंस में बात करें, तो जो सीपीयू होता है दैट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोरी एंड प्रोसेसर। बट इन केस ऑफ पीएलसी, प्रोसेसर इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी। और मेमोरी जो है पीएलसी प्रोग्राम को और फिर डेटा को स्टोर करने का काम करता है। जो भी कनेक्टेड इनपुट आउटपुट डेटा है उनको ये स्टोर करता है। ठीक है। और सीपीयू जो है वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो ये दोनों जो है कनेक्टेड कंबाइंड रूप से प्रोसेसर कहलाते हैं। तो आगे हम लोग वन बाई वन देखेंगे। पहला है हमारा सीपीयू, जैसा कि आपको डिस्कस कर चुका हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर एक शब्द में कहना चाहे तो दिस इज द ब्रेन ऑफ पीएलसी। ये ब्रेन है पीएलसी का। ठीक है। ये क्या करता है, ये फील्ड डेटा को डिकोड करता है, ये फील्ड डेटा को एग्जीक्यूट करता है, फील्ड से आने वाले इनपुट को रीड करता है और फिर आउटपुट मॉड्यूल को पास कर देता है। मतलब फील्ड से जो इनपुट मॉड्यूल से इनपुट आ रहा है उसको रीड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट मॉड्यूल को पास करेगा। ठीक है। और ये जो है एग्जीक्यूट कैसे करेगा, जो मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर्ड है इसके अकॉर्डिंग। इसीलिए इसको हम लोग ब्रेन कहते हैं। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो भी इसी तरीके से काम करता है। ठीक है। जो ह्यूमन ब्रेन है वो क्या करता है, वो भी जो भी इनपुट है फील्ड का उसको रीड करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और देन आफ्टर उसको पास करता है। ठीक है। तो ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट वो एग्जीक्यूट किसके अकॉर्डिंग करता है, जो प्रोग्राम स्टोर्ड है मेमोरी में या जो डेटा स्टोर्ड है। जो भी फील्ड से इनपुट आ रहा है वो डेटा है वो स्टोर्ड मेमोरी में होता है, उसके अकॉर्डिंग सीपीयू जो है मेमोरी से रीड करता है कि क्या है डेटा, उसको फिर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो रीड करना और एग्जीक्यूट करना और देन आफ्टर पास करना ये इसका काम है। और मेमोरी का जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया कि ये क्या करता है, मेमोरी सिस्टम इज अ सेक्शन ऑफ सीपीयू दैट स्टोर्स बोथ द कंट्रोल प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम द इक्विपमेंट कनेक्टेड टू द पीएलसी। जो भी फील्ड से इनपुट आ रहा है उस डेटा को एग्जीक्यूट जो है वो स्टोर करता है, और जो कंट्रोल प्रोग्राम है, जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आपने प्रोग्रामिंग के थ्रू दिए हैं पीएलसी को, वो स्टोर होगा कहाँ, मेमोरी में हमारे।
देन आफ्टर हम देखते हैं मेमोरी के बाद हमारा अगला जो है वो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। पीएलसी की जो है फील्ड इनपुट डिवाइसेज हैं, फील्ड आउटपुट डिवाइसेज हैं, लाइक प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, कंट्रोल वॉल्व, स्विचेज, पुश बटन्स, इन सब से ये कनेक्टेड होता है पीएलसी। ठीक है, और इन सब से कनेक्ट करने के लिए पीएलसी में अपना इनपुट मॉड्यूल होता है और अपना इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है। तो इनपुट के साथ कनेक्ट होने के लिए इनपुट मॉड्यूल है, आउटपुट के साथ कनेक्ट होने के लिए आउटपुट मॉड्यूल है। ठीक है, और पीएलसी का जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है वो उसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज रैक एंड सेकेंड वन इज इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल वो डिवाइस होता है जो फील्ड डिवाइसेज के साथ कनेक्टेड है। मींस फील्ड से अगर सेंसर से मान लो आपके पास सिग्नल आ रहा है तो वो इनपुट मॉड्यूल से कनेक्टेड होगा। मोटर को आप सिग्नल दे रहे हो कॉन्ट्रेक्टर को, तो आउटपुट मॉड्यूल से आप दोगे। लेकिन ये जो आउटपुट मॉड्यूल है या इनपुट मॉड्यूल है, ये एक बेस प्लेन पे, एक बैक प्लेन पे रहता है। ठीक है, लगा हुआ, अटैच्ड होता है, और वो जो बैक प्लेन है उसे हम कहते हैं द रैक। ठीक है, तो रैक इज एन इनक्लोजर। ये क्या है? ये एक इनक्लोजर है, एक बैक प्लेन है विद स्लॉट्स इन इट दैट इज कनेक्टेड टू द सीपीयू। ये सीपीयू के साथ कनेक्टेड होता है, पूरा एक बेस होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रैक कहते हैं। और रैक और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो साथ में होते हैं दैट इज नोन एज, ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। तो जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है वो अकेला काम नहीं कर सकता, यानी कि मॉड्यूल हाथ में ले लिया और काम करने, इसे आपको रैक पे माउंट करना पड़ेगा, और रैक पे माउंट करने के बाद ही ये एग्जीक्यूट कर पाता है। ये फील्ड से जो इनपुट आएगा वो सीपीयू को तभी मिल पाएगा जब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल या इनपुट मॉड्यूल आपका जो है वो रैक के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि ये फील्ड इनपुट डिवाइस क्या। अब इनपुट मॉड्यूल की तो बात कर लिया हमने, लेकिन ये सवाल आया कि फील्ड इनपुट डिवाइसेज क्या है। अब देखो, फील्ड इनपुट डिवाइसेज की बात करें तो साधारण शब्दों में कि जो भी डिवाइस पीएलसी को इनपुट प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, जो भी डिवाइस जो है वो पीएलसी को क्या कर रहा होगा? इनपुट प्रोवाइड कर रहा होगा। जो भी फील्ड डेटा है वो प्रोवाइड कर रहा होगा, उसे हम कहते हैं फील्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब ये भी दो टाइप के हैं आपका, एक होगा डिजिटल, एक होगा एनालॉग। ठीक है, अब जो भी डिवाइस फील्ड से आउटपुट ले रहा होगा, मतलब पीएलसी से आउटपुट ले रहा होगा, कंट्रोल सिग्नल, जो भी सिग्नल मिल रहा है, जो कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है पीएलसी, वो ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तो उसे हम फील्ड आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ये भी दो टाइप से होते हैं आपके, एनालॉग होते हैं और डिस्क्रीट होते हैं। अगर मैं डिजिटल इनपुट्स की बात करूं तो जैसे आपका पुश बटन है जो टू वैल्यूज डिपेंडेंट, कुछ भी, जैसे पुश बटन है, रिले है, प्रॉक्सिमिटी स्विच है, प्रेशर स्विचेज हैं। और अगर मैं एनालॉग की बात करूं, ठीक है, फोटो सेंसर्स हैं। और एनालॉग की बात करूं तो ट्रांसड्यूसर है, आपका पावर मॉनिटरिंग डिवाइस है, आरटीडी है, और थर्मोकपल है, आपका प्रेशर सेंसर्स हैं, तो और भी काफी सारे टेम्परेचर सेंसर्स हैं, ये सारे पायरोमीटर वगैरह, ये सारे आपके एनालॉग इनपुट डिवाइस आते हैं। सेम अगर मैं एनालॉग आउटपुट डिवाइस की बात करूं, सॉरी, डिजिटल आउटपुट डिवाइस की बात करूं, डीओ की, तो आपके जो है लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, आपके अलार्म्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, सोलेनॉइड वाल्व्स हैं, ये सब आपके डिजिटल आउटपुट डिवाइस में आते हैं। और अगर मैं एनालॉग आउटपुट की डिवाइस करूँ तो एनालॉग आउटपुट डिवाइस वो हैं जो कंटिन्यूअस सिग्नल जिनको चाहिए, कंटिन्यूअस, जैसे 4 to 20 मिली एम्पियर या 0 to 10 वोल्ट, जो भी कंटिन्यूअस कोई भी वर्क हो रहा है ना, तो वो सिग्नल्स में होते हैं। वो या तो करंट सिग्नल में होते हैं या वोल्टेज सिग्नल में होते हैं। और करंट और वोल्टेज सिग्नल के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो जो पीएलसी जो आउटपुट डिवाइसेज है, जैसे आपका वीएफडी कंट्रोल है, उसमें आप स्पीड कंट्रोल करते हो लेकिन सिग्नल्स के थ्रू करते हो। ठीक है, तो कोई भी डिवाइस जो 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर से जो है वो, जिन्हें ये सिग्नल्स चाहिए और वो पीएलसी का आउटपुट साइड से कनेक्टेड है, दैट्स आर एनालॉग फील्ड आउटपुट डिवाइस। तो ये इस तरीके से हमने फील्ड इनपुट डिवाइस के बारे में जाना है, फील्ड इनपुट डिवाइस के बारे में, फील्ड आउटपुट डिवाइस, सब के बारे में हमने जाना है। एनालॉग इनपुट क्या है और डिजिटल इनपुट क्या है, एक एक चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, अगला आता है हमारा कि टाइप ऑफ डिजिटल पीएलसी आउटपुट। अब एक्चुअली जो पीएलसी आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है डिजिटल स्पेशली, हाँ, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कि अब जैसे आया 24 वोल्ट डीसी, पीएलसी ने क्या किया, प्रोसेस किया और डिजिटल आउटपुट दिया 24 वोल्ट डीसी। तो वो उन डिवाइसेज के लिए अप्रोप्रिएट होगा जो 24 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होंगे। मान लो पीएलसी का जो आउटपुट आया वो आपका 230 वोल्ट एसी आया, तो वो उन डिवाइसेज के लिए होगा जो मतलब एसी सप्लाई दे रहा है तो एसी के लिए, और डीसी दे रहा है तो डीसी के लिए। तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं कि पीएलसी का जो आउटपुट, नॉर्मली आप देखोगे पीएलसी का जो आउटपुट है वो डीसी में होता है। ठीक है, तो कौन सा सिग्नल
सिग्नल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा तो 3 टाइप के आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं पीएलसी में। पीएलसी आउटपुट जो है वो 3 टाइप के होंगे। द फर्स्ट वन इज रिले बेस्ड पीएलसी। ये क्या होता है, ये डीसी और एसी दोनों ही प्रोवाइड करता है। जो रिले बेस्ड पीएलसी आउटपुट होगा, अगर फील्ड में आपका आउटपुट डिवाइस एसी है तो एसी को भी एग्जीक्यूट कर लेगा, और अगर डीसी है तो डीसी को भी एग्जीक्यूट कर लेगा। अगला है ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी आउटपुट। ज्यादातर ये और या रिले टाइप आपको दिखाई देते हैं अगर फील्ड में आपका डिवाइस जो है वो ये कंट्रोल सिग्नल्स एक्चुअली देते हैं। ठीक है, अगर फील्ड में आपका डिवाइस जो है वो आपका डीसी डिवाइस है तो आप ट्रांजिस्टर टाइप से काम कर सकते हो, 24 वोल्ट डीसी का आउटपुट होता है। बट अगर ट्रैक टाइप पीएलसी आउटपुट मॉड्यूल लगा है तो वो सिर्फ जो है वो एसी टाइप सिग्नल्स के लिए होता है। तो ट्रैक जो है ये इसका मतलब है ट्रायड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। और ये जो है वो सिलिकॉन बेस्ड सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। ठीक है, जो लो वोल्टेज जितने भी डिवाइसेज होते हैं इनको पीएलसी के साथ कनेक्टेड कर सकता है। तो अगर एसी चाहिए फील्ड आउटपुट को तो मैं ट्रैक टाइप आउटपुट मॉड्यूल यूज करूंगा, और अगर डीसी चाहिए तो मैं ट्रांजिस्टर टाइप करूंगा। बट जो रिले टाइप होते हैं वो एसी डीसी दोनों टाइप के डिवाइसेस के साथ एग्जीक्यूट कर जाते हैं। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन मॉड्यूल। अब पीएलसी को पीएलसी के साथ, पीएलसी को पीसी के साथ, या पीएलसी को एस्काडा के साथ, या पीएलसी को एचएमआई के साथ हमें रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट कराना होता है। और कम्युनिकेट कराने के लिए पीएलसी में एक स्पेशल मॉड्यूल है कि कोई भी कम्युनिकेशन है, आप वायर्ड करना चाहते हो, आप वायरलेस करना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो तो आपको पोर्ट्स की जरूरत होगी, मॉड्यूल की जरूरत होगी। और वो एग्जीक्यूट कराने के लिए कम्युनिकेशन एग्जीक्यूट कराने के लिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग इसकी जरूरत महसूस करते हैं। किसकी? कम्युनिकेशन मॉड्यूल की। कम्युनिकेशन अलग है और कनेक्शन अलग है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो है केबल्स के थ्रू सिर्फ ऑपरेट नहीं होता है, इन्हें कुछ सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर सिर्फ केबल से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मान लो एक पीएलसी को दूसरी पीएलसी में मैंने केबल लगा दिया, तो केबल के थ्रू वो कनेक्ट हो जाएगा। बट उन्हें कम्युनिकेट कराने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये कम्युनिकेशन मॉड्यूल है जिसके साथ अलग अलग डिवाइसेज कनेक्टेड है, ड्राइव्स कनेक्टेड है, आपका लूप कंट्रोलर है। ठीक है, ये स्काडा कनेक्टेड है, यहाँ पीएलसी जो है वो दूसरे पीएलसी के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेट करा सकते हैं कम्युनिकेशन मॉड्यूल के थ्रू। बट इसके लिए आपको डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है, डिफरेंट टाइप के केबल्स की जरूरत होती है। सिर्फ कम्युनिकेशन मॉड्यूल से काम नहीं होता, बट कम्युनिकेशन मॉड्यूल केबल्स के साथ नेटवर्क होता है। ठीक है, बाय यूजिंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन मीडिया एंड प्रोटोकॉल्स। हाँ, अब कम्युनिकेट कराने के लिए मैंने बताया कि केबल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। केबल्स को लगा दिया पीएलसी में, और एचएमआई से कनेक्ट करना है तो दूसरे साइड को एचएमआई में लगा दिया। वायरलेस है तो दोनों को वायरलेस कनेक्ट करने की कोशिश की। बट ये जो हमने केबल जो अटैच किया है, अटैचमेंट के थ्रू सिर्फ कनेक्ट होते हैं। बट इन्हें हमें ऑपरेट करने के लिए हमें अलग अलग रूल्स की जरूरत होती है, एंड दीज रूल्स आर नोन एज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ठीक है, हाँ, अगले टॉपिक में हम लोग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। बट एक्चुअल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है? रूल्स हैं। केबल्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो दो डिवाइसेज को, बट रूल्स सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इन्हें आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ लिखा है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से है। अब प्रोग्रामिंग डिवाइसेज की बात हुई है। प्रोग्रामिंग डिवाइस है जैसे आपका पीएलसी है, आपका जो है उसमें प्रोग्राम करना होता है। तो प्रोग्राम करने के लिए आपको लैपटॉप, कंप्यूटर्स इनकी जरूरत होती है, और वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में होता है। पीएलसी जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कराता है उन प्रोग्राम्स, उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कराता है जो उस प्रोग्राम में इंस्टॉल्ड है। और ये जो प्रोग्राम है वो पीएलसी के मेमोरी मॉड्यूल में, मतलब आपका प्रोसेसर में इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, हाँ, अगला जो है टॉपिक हमारा वो है स्कैन साइकिल। स्कैन साइकिल क्या होता है? जो पीएलसी का प्रोसेस है, अब इतना समझ गया, पीएलसी रेगुलर बेसिस पे स्कैनिंग कर रहा है। अब रेगुलर बेसिस पे अगर पीएलसी स्कैनिंग कर रहा है तो वो क्या करता है, स्कैनिंग में क्या होता है भाई, पीएलसी जितने भी इनपुट्स हैं सबकी स्कैनिंग होगी, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है सबकी स्कैनिंग होगी, और जो भी आउटपुट दे रहा है उसकी स्कैनिंग होती है। मतलब सबसे पहले इनपुट क्या है, फिर जो है उसको एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, और देन आफ्टर आउटपुट प्रोवाइड करना। तो पहले इनपुट से लेके आखिरी इनपुट तक, आखिरी आउटपुट तक का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है।
ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है उसको तीन अलग अलग फेजेज में हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज रीड द इनपुट, सेकंड वन इज एग्जीक्यूट द लॉजिक, एंड थर्ड वन इज पास टू द आउटपुट। यहाँ आप देख सकते हो। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग ये रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। रीड द इनपुट, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एंड देन राइट टू द आउटपुट, अपडेट टू द आउटपुट। ये रेगुलर प्रोसेस है, ये चलता रहता है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कैन साइकिल। तो स्कैन साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन केस ऑफ पीएलसी। बिना इसके कोई भी काम नहीं हो सकता। जो भी इनपुट से आ रहा है, इनपुट मॉड्यूल ने इनपुट एक्सेप्ट किया और प्रोसेसर को दिया, फिर प्रोसेसर ने उसे एग्जीक्यूट किया और फिर आउटपुट मॉड्यूल को दिया, और आउटपुट मॉड्यूल ने आखिरी आउटपुट फील्ड आउटपुट डिवाइस को दे दिया। ये सारा जो प्रोसेस है ये रेगुलरली एग्जीक्यूट होता रहता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कैन साइकिल। अब स्कैन साइकिल जो है, इसमें कुछ टाइम लगता है कि रीड करना है, एग्जीक्यूट करना, राइट करना। तो पहले इनपुट से लेके आखिरी आउटपुट तक, मतलब इनिशियल फेज टू फाइनल फेज, एक टाइम लगता है। ये साइक्लिक प्रोसेस है, फिर दोबारा होता है, तिबारा होता है, हमेशा होता रहता है। लेकिन एक बार पूरा एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगता है, स्कैन करने में जो टाइम लगता है, दैट इज नोन एज स्कैन टाइम। और नॉर्मली ये टाइम काफी स्मॉल इंटरवल होता है, ये मिली सेकेंड्स में होता है, माइक्रो सेकेंड्स में होता है। इतना कम ड्यूरेशन है टाइम का कि हमारे सोचने से पहले मेरा वर्क एग्जीक्यूट हो चुका होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्कैन टाइम की कहानी थी। अगला है हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो प्रीवियसली बताया था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमें इंडिविजुअली भी इसे एक बार करना होता है। काफी सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं पीएलसी में। क्या है ये प्रोटोकॉल? दीज आर एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ रूल्स। ये सॉफ्टवेयर हैं जो इजीली कहीं से भी आप बाई कर सकते हो। ये अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ठीक है, इनका यूज क्या होता है कि भाई हम कौन से सिस्टम को, जब आप मैन्युफैक्चरर डिफाइन करता है ना, तो वो पहले से जैसे डिजाइन किया उसने अपने कंट्रोलर को, तो वो पहले से डिफाइन कर देता है कि कौन सा प्रोटोकॉल इसमें यूज होगा। तो अलग अलग काफी सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बट क्या है ये ढेर सारे रूल्स के कॉम्बिनेशंस हैं, सेट है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। पीएलसी में क्यों यूज करेंगे हम इसको? डेटा कम्युनिकेशन के लिए। चाहे वो पीएलसी टू पीएलसी हो, चाहे पीएलसी टू एचएमआई हो, पीएलसी टू स्काडा हो। तो इस टाइप का जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के तहत आता है। अब देखो, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन केबल दो अलग चीजें हैं। केबल से आप, मैं जैसा कि पहले भी बताया, केबल से आप सिर्फ कनेक्ट कर सकते हो डिवाइसेज को। लेकिन अगर डिवाइसेज को कम्युनिकेट करना है, डिवाइसेज के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की जरूरत होगी ही होगी। तो यहाँ लिखा है, आप पढ़ सकते हो, विदाउट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिवाइसेज कैन ओनली बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटेड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ये काफी सारे अलग अलग पीएलसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, आप देख सकते हो, करीब 30-35 हैं ये। तो जैसे आपका इथरनेट आईपी है, प्रोफिबस है, मॉडबस, ये फेमस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं जो ऑटोमेशन सेक्टर में हम लोग यूज करते हैं। तो दीज आर लिस्ट, दिस इज द लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ये काफी सारे हैं, आपका देखोगे, आपका डीएफ1 है, जो अलग अलग कंपनियों के पीएलसी, चाहे एलन ब्रेडली है, सीमेंस है, स्नाइडर है, रॉकवेल है, डेल्टा है, ओमरॉन है, इन सब में इनका यूज होता है। इन कंपनियों के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये काफी हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इनके कुछ स्पेसिफिकेशंस। ये जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, इनके कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो these are the foremost communication protocols used for PLC and other network connection. These protocols are supported by different PLC software products, जैसा कि बताया कि अलग अलग कंपनियों के हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आर डिपेंडेंट अपॉन थ्री फंडामेंटल पार्ट। अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कैसे होता है, किस चीज की चीज पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला डिपेंड करता है बॉड रेट क्या है, मतलब डेटा ट्रांसफर रेट। दो अलग अलग डिवाइसेज के बीच जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो बिट्स में होता है, बिट पर सेकेंड। तो उसको हम लोग बॉड रेट बोलते हैं। नेटवर्क लेंथ क्या है, कितनी दूरी तक आप कम्युनिकेट करा सकते हैं। और फाइनली नंबर ऑफ नोड्स, कितनी डिवाइसेज को आप कनेक्ट कर सकते हो। ये प्रोटोकॉल्स जो है इन तीन टर्म्स पे डिपेंड करते हैं, और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर मान लो आपने सीमेंस का पीएलसी लिया और पीपीआई के साथ, वो पीपीआई जो है इसका प्रोटोकॉल है, तो वो इजीली आप सीमेंस से परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की कहानी। अब अलग अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जो हैं और उनके स्पेसिफिकेशंस के साथ हम लोग देखते हैं कुछ अलग अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का। और उससे पहले उन टर्म्स को जानते हैं। जैसे पहला था बॉड रेट। बॉड रेट क्या है भाई? तो डेटा ट्रांसफर रेट है। ठीक है, बॉड रेट जो पीएलसी का कम्युनिकेशन स्पीड होता है, दैट इज नोन एज बॉड रेट। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यूज में होता है, जैसे 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 एंड 38,400, ऐसे अलग अलग वैल्यूज में होते हैं।
ठीक है, कॉमन स्पीड होता है इनका। और बिट्स पर सेकंड जो डेटा ट्रांसफर, नंबर ऑफ डेटा ट्रांसफर पर सेकंड, इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्या कहते हैं कि डेटा ट्रांसफर, नंबर ऑफ डेटा क्या है भाई। तो नॉर्मली जो पीएलसी में डेटा होता है वो बिट्स में ट्रांसफर, इवन कोई भी डिजिटल डेटा ट्रांसफर जो है वो बिट्स में होता है। और पर सेकेंड जो डेटा ट्रांसफर है दैट इज नोन एज बॉड रेट। ठीक है, तो अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है बॉड रेट क्या है तो हमें पता होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कि ये जो डेटा ट्रांसफर है ये हम बाइनरी डेटा के थ्रू करते हैं। पीएलसी में एक इनपुट है एक आउटपुट है, वो एक बिट मेमोरी जो है एग्जीक्यूट करता है, एक बिट मेमोरी जो है वो यूज करता है। तो बिट्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं डिजिटल मेजरमेंट के। तो अगर हम 4 बिट को इकट्ठा करते हैं वो एक निबल क्रिएट होता है। 1 बाइट को जो है वो 8 बिट के बराबर होता है। 1 वर्ड जो है आपका 16 बिट के बराबर होता है। 1 डबल वर्ड जो है वो आपका 32 बिट के बराबर होता है। तो ये एक बेसिक टर्म्स हैं जो हमने अपने डिग्री के दौरान या अपने क्लासेस के दौरान जरूर लिया होगा। ठीक है, ये पूरा है उसी का स्पेसिफिकेशन है, उसका जो है वो डायग्राम है, आप देख सकते हो कि इस तरीके से एक निबल जो है वो 4 4 बिट के बराबर है, और दो निबल्स को इकट्ठा कर दिया तो एक बाइट क्रिएट हो गया और फाइनली ये वर्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजोल्यूशन बिट। अब जो इनपुट आउटपुट कार्ड आते हैं ना जो हमने प्रीवियसली देखे हैं, तो वो अलग अलग नंबर्स होते हैं उसमें। जैसे वो 12 बिट के हो सकते हैं, मतलब 12 इनपुट आउटपुट हो सकते हैं उसमें, 12 इनपुट हो सकते हैं, 12 आउटपुट हो सकते हैं, 8 इनपुट हो सकते हैं, 8 आउटपुट हो सकते हैं, 16 इनपुट हो सकते हैं, 16 और, ये अलग अलग होते हैं। और इनका अगर किसी ने पूछा कि रिजोल्यूशन बिट बताओ कि ये कितना एक्यूरेट है, एक्यूरेसी के कितना पास है, तो सिंपल होता है। अगर ये 8 इनपुट का है तो 2 to the power 8 इज द रिजोल्यूशन बिट ऑफ दैट स्पेसिफिक कार्ड, इनपुट आउटपुट कार्ड। अगर किसी ने पूछा कि ये 12 इनपुट आउटपुट है तो 2 to the power 12, यहाँ आप देख सकते हो, मीन्स आप 4096 द रिजोल्यूशन बिट। और अगर किसी ने कहा 16 इनपुट आउटपुट है, 16 इनपुट आउटपुट है, तो क्या है आपका 2 to the power 16। तो जो इसका रिजोल्यूशन बिट होगा वो 0 से लेके 65,536 के बीच में वेरी करेगा। तो जितना हायर द रिजोल्यूशन बिट, ओके, रिजोल्यूशन बिट जितना ज्यादा हायर हो उतना ज्यादा एक्यूरेसी के पास होता है। तो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट अगर ज्यादा है तो हाईली एक्यूरेट होगा। ठीक है, आपका जो आउटपुट मॉड्यूल है या इनपुट मॉड्यूल है, तो ये रिजोल्यूशन बिट है। अब हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात करें। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में आप देख रहे होंगे कि अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, जो अलग अलग टर्म्स हैं जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर रहे हैं हम लोग कि प्रोटोकॉल कौन से हैं, ये बॉड रेट क्या होंगे इसके, और लेंथ क्या होंगे। तो ये करीब 10-11 आपके अलग अलग प्रोटोकॉल्स की बात है। जैसे इथरनेट प्रोटोकॉल है, इसका बॉड रेट 100 Mbps का है, मतलब ये 100 Mbps के स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर रहा है। और ये जो है 1 या 2 किलोमीटर तक कर सकता है, दैट्स व्हाई यहाँ फ्यू किलोमीटर्स लिखा है। नोड्स 255 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स है, मतलब इतने सारे डिवाइसेज को आप आपस में नेटवर्क कर सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट वन इज प्रोफिबस, ये 5 to 12 Mbps का डेटा ट्रांसफर स्पीड है। 15 किलोमीटर तक इसमें डेटा ट्रांसफर हो सकता है, मतलब लेंथ जो है मैक्सिमम इसका 15 किलोमीटर, इससे कम कितना भी यूज कर लो। और नोट्स 127 है। एमपीआई जो है ये आपका 19.2 टू 38.4 kbps का स्पीड है, 50 मीटर लेंथ है और 32 नोट्स तक पॉसिबल है। ऐसे सेम पीपीआई है, ये सीमेंस में यूज होता है, 187.5 kbps का स्पीड है, 500 मीटर इसका लेंथ हो सकता है, नोट 1 है। सेम डीएच है आपका, डीएच जो है वो 232.4 kbps का स्पीड है, 3.048 किलोमीटर तक इसका डिस्टेंस हो सकता है, और 64 नोट्स तक इसकी पॉसिबल है कम्युनिकेशन। कंट्रोल नेट जो है ये 5 Mbps जो है इसका बॉड रेट है, और 30 किलोमीटर तक डेटा ट्रांसफर पॉसिबल है। नोट्स के बारे में क्लियर नहीं है, बट इसमें भी आपका अप्रोक्स 128 नोट्स तक पॉसिबल है, जहां तक मुझे है 127 और 128। डिवाइस नेट जो है इसमें 500 Mbps, सॉरी 500 kbps का स्पीड है, और डिस्टेंस जो है वो 0.487 किलोमीटर है। और नोड्स की बात करूं तो ये 64 नोड्स तक के लिए वैलिड है। यूएसबी एडाप्टर, यूएसबी के थ्रू भी आप कर सकते हो, कभी कभी एचएमआई पीएलसी के साथ यूएसबी के थ्रू भी कनेक्टेड हो जाता है। तो उसके लिए आपका जो है वो 57.6 kbps का स्पीड होता है, और 10 मीटर का लेंथ हो सकता है मैक्सिमम, सिंगल नोड के लिए होता है। पीएलसी एडाप्टर जो है वो 9,6 kbps का स्पीड होता है, और 15 मीटर का इसका लेंथ होता है। सेम एज RS-232, RS-232 अगर जनरलाइज है किसी दूसरे पीएलसी के साथ है तो इसका मैक्सिमम लेंथ 10 मीटर होता है, 19.2 kbps। बट अगर स्पेशली रॉकवेल के लिए एक प्रोटोकॉल है, इसमें 45 फीट का लेंथ पॉसिबल है। ठीक है,
वो जो है उसका भी स्पीड 19.2 kbps का होता है मैक्सिमम। वैसे ही RS-485 है, ये 10 kbps के स्पीड से करता है, 1.2 किलोमीटर है, और नोड्स जो है वो 32 है। तो ये तीन अलग अलग है पॉइंट्स, जैसे कि आपका प्रोटोकॉल है, बॉड रेट है, लेंथ क्या हो सकता है, नोड क्या हो सकता है, ये सारी चीजों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब हम पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा पीएलसी परचेज करना है। तो अगर नेटवर्क ज्यादा हो, आप देख रहे होगे, ठीक है, तो अगर 25 किलोमीटर से ज्यादा का लेंथ है तो आप फिर कंट्रोल नेट यूज कर सकते हो प्रोटोकॉल। और बाकी आप अपने स्पेसिफिकेशंस खुद देख सकते हो कि आपको किस चीज की जरूरत है। अगर आपको स्पीड ज्यादा चाहिए तो आप मैक्सिमम स्पीड वाले प्रोटोकॉल ले सकते हो। इसके अलावा भी काफी सारे प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है, बट कौन सा प्रोटोकॉल मैं यूज करूं, क्या करूं, ये ऑप्शंस जो है वो हमेशा मैन्युफैक्चरर हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात रही। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पीएलसी। जैसा कि पहले भी डिस्कस किया था कि पीएलसी दो टाइप के होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज कॉम्पैक्ट पीएलसी एंड सेकंड वन इज मॉड्यूलर पीएलसी। कॉम्पैक्ट जो है इसे हम फिक्स्ड और इंटीग्रेटेड पीएलसी भी कहते हैं। इसमें इनपुट आउटपुट फिक्स होता है। आप इसका ब्लॉक डायग्राम देख सकते हो कि इसमें क्या है, हमारे इनपुट है, आउटपुट है, और पावर सप्लाई मॉड्यूल है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है। ठीक है, मतलब प्रोसेसर है हमारा, पावर सप्लाई, इनपुट मॉड्यूल, और सब एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, एक बॉक्स में लगे होते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं कि ये कॉम्पैक्ट पीएलसी। इसमें जो इनपुट है, जो आउटपुट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, फिक्स्ड है, ये जो भी लगा है वही है, आप इसको अलग नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एक साथ होती है। ये स्मॉल स्केल या मिड रेंज की इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। बट जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें मॉड्यूलर पीएलसी होते हैं। मॉड्यूलर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, उसमें डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं। रैक टाइप पीएलसी भी इसे हम लोग कहते हैं। इसमें एक बैक प्लेन होता है, एक बेस होता है, जिसपे ये सारे अलग अलग मॉड्यूल्स जो है माउंटेड होते हैं। ठीक है, और जो बैक प्लेन है उसे हम रैक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे पावर सप्लाई, सीपीयू, आपका इंटरफेस मॉड्यूल है, डीआई है, डीओ है, एओ है, एआई है। तो ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं। तो इसको हम रैक माउंटेड पीएलसी भी बोलते हैं या फ्लेक्सिबल पीएलसी भी कहते हैं, और कॉम्पैक्ट को हम फिक्स्ड या इंटीग्रेटेड पीएलसी भी बोलते हैं। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ पीएलसी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। काफी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं जो पीएलसी इस्तेमाल करता है। द फर्स्ट वन इज लैडर डायग्राम, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, स्ट्रक्चर टेक्स्ट, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट। बट एक्चुअली अब सवाल है कि ये कौन डिसाइड करता है कि पीएलसी किस में प्रोग्रामिंग हो। इसके लिए एक संस्था है, आईईसी। ठीक है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ये डिसाइड करता है कि पीएलसी की प्रोग्राम अभी करंट सिचुएशन में किस में होना चाहिए। और रिसर्च बताता है कि आज के डेट में ये भले ही 5 लैंग्वेजेज हैं जो आईईसी ने ऑथराइज्ड किए हैं, बट सबसे ज्यादा जो है वो लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल इंडस्ट्री करता है। इसके अलावा एफबीडी का भी यूज होता है। जो बड़े प्लांट्स हैं वहाँ एफबीडी यूज होते हैं, बट नॉर्मली सबसे ज्यादा लैडर डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। लैडर डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये प्रोग्रामिंग है। इसमें इस तरीके से होता है, ये इनपुट कॉन्टेक्ट्स हैं, ये आपका आउटपुट है, इस तरीके से रेल्स बनते हैं। ठीक है, और ये जो लाइंस दिख रहे हैं ना अलग अलग, इन्हें हम रंग बोलते हैं। और ये जो दोनों साइड से लाइन होते हैं इनको हम रेल बोलते हैं। ये पॉजिटिव रेल है, ये नेगेटिव रेल है, और फ्लो जो है करंट का वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होता है। ठीक है, तो ये हमारा लैडर डायग्राम एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि फील्ड और जो है आपका पीएलसी, अब देखो क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो फील्ड में भी होंगे और पीएलसीज में भी होंगे। अब फील्ड में कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, पीएलसी में कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो फील्ड वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पीएलसी, वो कैसे दिखते हैं। तो अगर मैं फील्ड की बात करूं तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो है एनओ। ठीक है, और पीएलसी प्रोग्रामिंग में अगर मैं बात करूं तो इसी एनओ को बोला जाता है एग्जामिन इफ क्लोज्ड। अगर एनओ का जो है इक्विवेलेंट सिंबल की बात करूं तो इस टाइप का सिंबल पीएलसी प्रोग्राम में होता है। और फील्ड में इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है एनए कॉन्टेक्ट, कि जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है, ये हाई हो जाता है और आगे सिग्नल पास करता है। सेम विद पीएलसी एग्जामिन इफ क्लोज्ड। ठीक है, कि इसको हम एग्जामिन इफ क्लोज कहते हैं। अब दिमाग में आएगा सर इसको एग्जामिन इफ क्लोज क्यों कहते हैं। अरे नॉर्मली ओपन, अगर मैंने कहा आपको कि भाई आते समय गेट बंद करना, तो कहने का मतलब क्या है कि गेट जो है वो नॉर्मली ओपन है, इसीलिए कि अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूं तो ये क्लोज हो जाएगा। तो इसीलिए एनओ को हम एग्जामिन इफ क्लोज कहते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होना आप इसमें। ठीक है, वैसे ही सेम अगर फील्ड की बात करूं तो ये एनसी कांटेक्ट है, पहले से कनेक्टेड है, आगे सिग्नल पास कर रहा है, जब इस पे फोर्स अप्लाई होता है तो ये ब्रेक कर देता है।
पीएलसी में उसका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। और आउटपुट एनर्जाइज या आउटपुट कॉइल की बात करें तो ये हमारा आउटपुट कॉइल है, और पीएलसी में उसका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हम पीएलसी प्रोग्राम में इस तरीके के सिंबल्स का यूज करते हैं। अब आगे सवाल आता है कि सर फील्ड में भी एनओ होगा, प्रोग्राम में भी एनओ होगा, फील्ड में भी एनसी होगा, प्रोग्राम में भी एनसी होगा, हो सकता है चेंज हो जाए। अब देखो फील्ड वाले को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन प्रोग्राम में मैं चेंज कर सकता हूं। तो मुझे जरूरत किसकी है? अब देखो इतना तो आपको पता है कि किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे एनओ कांटेक्ट की जरूरत होगी, अगर मैं कंट्रोल करना चाहता हूं कि जब मैं फोर्स अप्लाई करूं या जब मैं चाहूं तभी वो हाई हो। ठीक है, तो उसके लिए एनओ की जरूरत होगी। और स्टॉप करने के लिए एनसी चाहिए कि इनिशियली सिग्नल पास हो रहा है, जब मैं प्रेस करता हूं तो वो ब्रेक हो जाए। तो स्टॉप करने के लिए मुझे चाहिए एनसी। लेकिन ये जो एनओ चाहिए और एनसी चाहिए, ये रिजल्टेंट चाहिए। किसका रिजल्टेंट? फील्ड का और प्रोग्राम का। अब कैसे डिसाइड करूंगा कि फील्ड में एनओ होगा तो प्रोग्राम में क्या होगा, फील्ड में एनसी होगा तो प्रोग्राम में क्या होगा? तो वो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जानने के, लेकिन सबसे आसान, अगर हमने दोनों जगह सेम कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किया, मान लो फील्ड में एनसी है और मैंने प्रोग्राम में भी एनसी यूज किया, फील्ड में एनओ है, मैंने प्रोग्राम में भी एनओ यूज किया है, तो रिजल्टेंट जो है वो आपका होगा एनओ। सेम कॉन्टेक्ट ऑलवेज प्रोवाइड रिजल्टेंट एनओ। मतलब जो फील्ड वाला जो एनसी था उसका भी, अगर फील्ड में एनसी या प्रोग्राम में एनसी है, तो फील्ड वाले एनसी का बिहेवियर एनओ टाइप होगा। और अगर फील्ड में आपका एनसी, फील्ड में एनसी है और प्रोग्राम में आपने एनओ लिया, या फील्ड में एनओ है प्रोग्राम में एनसी लिया, दो अलग अलग अगर कॉन्टेक्ट हो गए तो बिहेवियर जो है उनका वो एनसी टाइप हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो कि अब स्टार्ट है, स्टार्ट के लिए मुझे एनओ चाहिए रिजल्टेंट, तो यहाँ देखो यहाँ मैंने एनओ लिया है, तो यहाँ प्रोग्राम में भी एनओ है, तो रिजल्टेंट एनओ टाइप होगा कि जब आप 0 नंबर इनपुट को आप प्रेस करेंगे फील्ड में, देन आफ्टर ये आउटपुट हाई होगा। और स्टॉप बटन जो है उसके लिए मुझे एनसी चाहिए, तो यहाँ एनसी लिया है मैंने, तो यहाँ एनओ लिया है। अब देखो रिजल्टेंट जो है यहाँ एनसी अपोजिट है, तो रिजल्टेंट एनसी आया, तो स्टॉप के लिए मुझे रिजल्टेंट एनसी चाहिए। सेम यहाँ आप देखोगे, अगर फील्ड में मेरे पास पहले से एनसी मौजूद है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे रिजल्टेंट एनओ चाहिए, तो मैंने प्रोग्राम में भी क्या लिया है, एनओ लिया है। ठीक है, और स्टॉप के लिए मुझे एनसी चाहिए, तो यहाँ मैंने एनओ लिया है, यूज किया है, तो प्रोग्राम में भी मैंने एनसी यूज किया है। तो इससे क्या हो गया, एनसी अपोजिट कॉन्टेक्ट है, तो क्या होगा, एनसी टाइप बिहेव करेगा। ये फील्ड वाला जो एनओ है एनसी टाइप बिहेव करेगा। तो पीएलसी प्रोग्राम के थ्रू मैं फील्ड के एनओ को एनसी टाइप बिहेव करा सकता हूँ और फील्ड के एनसी को एनओ टाइप बिहेव करा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, आप प्रोग्राम में क्या ले रहे हो इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट का बिहेवियर है, और ये हमें पढ़ना चाहिए, इस पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए ट्रेनिंग के दौरान। और अगला आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, पीएलसी वायरिंग में इसका काफी यूज होता है कि सिंकिंग। और वायरिंग किसकी? पीएलसी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का। देखो पावर सप्लाई के थ्रू तो नॉर्मल पावर की वायरिंग तो हम दे ही देते हैं कि सीधा सीधा वायर आया और पावर सप्लाई को मिल गया, लेकिन मेन हम किसकी वायरिंग करते हैं? इनपुट मॉड्यूल की, आउटपुट मॉड्यूल की। और जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की वायरिंग होती है उसके लिए हमें सोर्सिंग और सिंकिंग कॉन्सेप्ट का जानना बड़ा जरूरी है। लेकिन बेसिक वे में देखोगे, ठीक है, अगर आप बेसिक तरीके से देखोगे तो इनपुट मॉड्यूल जो है, ठीक है, वो क्या होता है भाई, जो हमें इनपुट मॉड्यूल, सॉरी, सोर्सिंग क्या है, सोर्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, जो देता है। अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो आई एम द सोर्स एंड यू आर द सिंक। और सिंक क्या है? जो ले रहा है। अगर आप मुझे कुछ दे रहे हो और मैं आपसे कुछ ले रहा हूं, तो आई एम द सिंक एंड यू आर द सोर्स, आप मुझे कुछ दे रहे हो। तो सिंपल, जो करंट का फ्लो होता है कन्वेंशनल करंट का, वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव वे में होता है, कि पॉजिटिव से सिग्नल आया और नेगेटिव वे में गया। तो ये इसको बोलते हैं करंट का जो है सिंकिंग मोड, सॉरी, इसको बोलते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। और ये जो फ्लो है इसमें ये पॉजिटिव दे रहा है ये, और ये ले रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये सोर्स मोड में है और ये सिंक मोड में है। और अगर पीएलसी की बात करें, किसी की भी बात करें, किसी भी डिवाइस की जिसको भी सिग्नल मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होता, लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जो डेटा ट्रांसफर होता है उसमें एक को सोर्स कहते हैं जो प्रोवाइड कर रहा होता है हायर वोल्टेज, और जो लोअर वोल्टेज को रिसीव कर रहा होता है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब ये देखो कन्वेंशनल करंट जो है वो अगर सिंकिंग डिवाइस आ रहा है डिवाइस की तरफ, तो ये सिंकिंग मोड में, ये जो डिवाइस है ये सिंकिंग मोड में, ये ले रहा है फील्ड से। और अगर डिवाइस जो है वो 24 वोल्ट डीसी, या सॉरी आगे कोई भी दे रहा है हायर पोटेंशियल, देन ये क्या है, सोर्सिंग मोड में है आपका। तो ये सिंकिंग और सोर्सिंग आप समझ सकते हो कि अगर कोई कुछ दे रहा है, अब यहाँ देने और लेने की बात है तो हायर पोटेंशियल देने की बात है। नॉर्मली अगर बात करूं तो 24 वोल्ट डीसी, 12 वोल्ट डीसी, ये अगर हम ले रहे होते हैं फील्ड से, देन हम सिंकिंग मोड में। और अगर मैं फील्ड डिवाइस को दे रहा होता हूँ, देन मैं आपका जो है सोर्सिंग मोड में हूँ।
तो आप देखोगे कि सेंसर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं पीएलसी के टर्मिनल से। फिर सेंसर्स क्या है, दैट्स द आई। ठीक है, अगर हम मैं कहूँ कि सेंसर्स क्या है, आपके आई हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टेड होता है पीएलसी मॉड्यूल के साथ, पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल के साथ। बट इनका भी कनेक्शन दो मोड में हो सकता है, सोर्सिंग और सिंकिंग। तो हम लोग उसी को देखेंगे कि कैसे ये कनेक्टेड है सोर्सिंग और सिंकिंग मोड में। अब यहाँ आप देखोगे कि जो है ये पीएलसी इनपुट मॉड्यूल का क्या काम है, ये इसके टर्मिनल से कनेक्टेड है। जो भी फील्ड में एग्जीक्यूट होगा वर्क, ये पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल को प्रोवाइड करेगा, और इनपुट मॉड्यूल जो है वो सीपीयू को देगा। देन आफ्टर सीपीयू आउटपुट मॉड्यूल को जो है वो प्रोसेस जो भी रिजल्टेंट होगा वो प्रोवाइड करेगा, और आउटपुट मॉड्यूल फील्ड आउटपुट डिवाइस को देगा। तो ये सारा काम होता है सेंसर का, कि फील्ड से डेटा को सेंस करना और देन आफ्टर आगे पास करना, डेटा को एग्जीक्यूट करने सीपीयू के पास पास करना, फिर देन पीएलसी का काम है। और ये सेंसर्स अलग अलग तरीके से कनेक्टेड होते हैं पीएलसी के साथ। ठीक है, सिंकिंग और सोर्सिंग मॉड्यूल में। तो पहला है हमारा, ये आप देखो, ये हमारा डीसी पावर सप्लाई है। अब ये हमारा सेंसर है। अब सेंसर अगर जो है सेंसर्स के थ्रू पीएलसी को 24 वोल्ट डीसी मिल रहा होगा तो पीएलसी इज इन सिंकिंग मोड। तो आप देखोगे यहाँ 24 वोल्ट डीसी सेंसर से होके यहाँ है कनेक्टेड, और ये पीएलसी के टर्मिनल से कनेक्टेड है। और दूसरा जो है वो ग्राउंडेड है यहाँ भी, मतलब ये सारे कनेक्टेड है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ भी ग्राउंडेड है, यहाँ भी ग्राउंडेड है, मतलब ये नेगेटिव पोटेंशियल है। अब अगर मैं करंट फ्लो की बात करूंगा, जैसे ही आपका सेंसर हाई होता है, जैसे सेंसर को ऑन करता हूं मैं, क्या होगा, ये 24 वोल्ट सिग्नल ऐसे आएगा, इस तरीके से पास होते हुए पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल को आएगा, और देन आफ्टर ये यहाँ से ग्राउंडेड होते हुए ये नेगेटिव पोटेंशियल। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका साइकिल एक कंप्लीट हो जाएगा, इन पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब कन्वेंशनल करंट का जो है फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल के लिए होने लगेगा। और इस तरीके से आप देखोगे कि सेंसर से पीएलसी का जो इनपुट है वो 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई ले रहा है। तो जो इनपुट मॉड्यूल है वो किस मोड में कनेक्टेड है, ये जो आपका सेंसर है किस मोड में कनेक्टेड है पीएलसी के साथ, पीएलसी जो है वो सिंकिंग मोड में है अभी। ठीक है, और अगर पीएलसी सिंकिंग मोड में है तो सेंसर क्या है आपका, सोर्सिंग मोड में है। तो जो पीएलसी का इनपुट मॉड्यूल है वो आपका सिंकिंग मोड में होगा जब ये 24 वोल्ट डीसी दे रहा है। अब अगर यही डिवाइस इस तरीके से कनेक्टेड हो कि ये 24 वोल्ट डीसी पीएलसी से ले रहा हो, जैसे इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ जो कॉमन है आपका वो वीटीसी इसके साथ आपका कनेक्टेड है 24 वोल्ट। तो अब अगर सिग्नल, और ये जो है ये आपका पीएलसी के टर्मिनल के साथ सेंसर कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या होगा, ये ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड है। अब अगर सिग्नल फ्लो की बात आएगी तो ऐसे पॉजिटिव जो है वो कॉमन को मिला, और कॉमन के थ्रू पीएलसी के टर्मिनल से बाहर की तरफ जा रहा है 24 वोल्ट डीसी, और ये ग्राउंडेड है, मतलब ये दोनों आपस में अटैच्ड है इस तरीके से। तो पॉजिटिव कन्वेंशनल करंट का जो फ्लो है वो पीएलसी से बाहर की तरफ हो रहा है, और पीएलसी से जब बाहर की तरफ हो रहा है फ्लो, देन हम क्या कहेंगे कि पीएलसी का जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, जो इनपुट मॉड्यूल है सॉरी, ये जो है आपका सोर्सिंग मोड में है। तो इस तरीके से हम लोग सोर्सिंग को समझते हैं कि अगर इनपुट मॉड्यूल को 24 वोल्ट डीसी मिल रहा है तो वो पीएलसी सिंकिंग मोड में है, और अगर इनपुट मॉड्यूल से बाहर की तरफ फ्लो है 24 वोल्ट डीसी का तो ये जो है आपका सोर्सिंग मोड में है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है, हमेशा बैकअप की जरूरत है। जैसे आप मान लो कहीं क्लास में पढ़ रहे हो, अचानक आपके टीचर बीमार हो जाते हैं, तो क्या होगा, आपकी क्लास नहीं होगी, आप कहोगे होगी सर, दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। मीन वो जो दूसरे टीचर है दैट्स द बैकअप ऑफ द फर्स्ट वन। ठीक है, अगर मान लो दूसरे बीमार हो गए तो तीसरा बैकअप होगा। तो ये जो बैकअप होता है ना, इनको बोलते हैं रिडंडेंसी टेक्निकल लैंग्वेज में। तो वैसे ही प्लांट पे वर्क हो रहा है, मान लो मेरा पीएलसी काम कर रहा है, कोई दिक्कत आ गई पीएलसी में, कोई सीपीयू में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे एक बैकअप सीपीयू की जरूरत होगी, क्योंकि प्लांट में प्रोसेस मस्ट गो ऑन, क्रिटिकल हो सकता है, सुपर क्रिटिकल प्रोसेस हो सकता है। तो उससे बचने के लिए रिडंडेंसी की जरूरत होती है। तो जो बैकअप होता है एक के जगह दूसरे का, उसको हम लोग बोलते हैं रिडंडेंसी। ठीक है, स्विचिंग पॉसिबल होता है उसमें कि अगर एक सीपीयू में कोई प्रॉब्लम आ गई तो दूसरा सीपीयू उसका वर्क करेगा, एक इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में कोई दिक्कत आ गई तो दूसरा इनपुट आउटपुट, तो हम अलग अलग तरीके से रिडंडेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ लिखा है द कैपेसिटी टू स्विच फ्रॉम प्राइमरी इक्विपमेंट टू स्टैंड बाई बोलते हैं उसको, जो बैकअप होता है उसको। स्टैंड बाई इक्विपमेंट ऑटोमेटिकली विदाउट एनी अफेक्टिंग द प्रोसेस अंडर कंट्रोल। ठीक है, इसको हम लोग रिडंडेंसी बोलते हैं। रिडंडेंसी मींस प्रोविजन फॉर स्टैंड बाई मॉड्यूल इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ वन मॉड्यूल इज रनिंग प्रोसेस। अगर एक मॉड्यूल फेल हो रहा है तो दूसरा जो है उसको बैकअप प्रोवाइड करता है। तीन टाइप की रिडंडेंसी होती है नॉर्मली। फर्स्ट वन इज सीपीयू रिडंडेंसी, कि एक सीपीयू फेल होगा तो दूसरा उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है,
तो इससे पूरे का पूरा प्रोसेस बचा रहता है। कभी कभी कम्युनिकेशन जो है वो लैक हो जाता है, कोई वायर फेल हो गया तो हमने उसका भी बैकअप लिया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन रिडंडेंसी। और फाइनली इनपुट आउटपुट रिडंडेंसी, कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल अगर एक फेल हो रहा है तो उसकी जगह दूसरा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ऑलरेडी है, तो वो सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो नॉर्मली जो हम फील्ड में यूज करते हैं सबसे ज्यादा वो सीपीयू रिडंडेंसी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा था हमारा पीएलसी से रिलेटेड कहानी। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, ताकि अगर आपको किसी स्पेसिफिक पीएलसी के बारे में भी जानना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको जो है लगता है कोई सुझाव भी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करें तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर और डिटेल आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके की ट्रेनिंग क्या क्या हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये अलग अलग कांटेक्ट नंबर्स हैं, इस पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा नंबर है 9555405045 और 9811253572। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।